अब कुछ लोग यहाँ पे एसडब्ल्यूपी को लेकर काफी ज्यादा सवाल कर रहे हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर एसडब्ल्यूपी बताइए। अब देखिए, डेफिनेटली मैं 5 6 7 स्कीम्स के नाम यहाँ पे बता दूंगा जो कि एसडब्ल्यूपी लिए काफी बढ़िया हो सकते हैं। बट आपको समझना ये है कि अगर आपके पास जिगरा है तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर से एसडब्ल्यूपी कर सकते हो। अगर आप 3 4% तक अगर विड्रॉ कर रहे हो तो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर से कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर जिन स्कीम्स का मैं नाम बता रहा हूँ वहां से आप 6% तक भी विड्रॉल कर सकते हो साल का, 0.5% मंथली। स्मॉल कैप्स के अंदर की बात करते हैं लोग, मोमेंटम फंड्स की बात करते हैं, इन सब के अंदर से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको विड्रॉल रेट और ज्यादा कम रखना होगा, 2% 3% तक विड्रॉल रेट रखना होगा ईयरली। जितना स्टेबल फंड होगा एसडब्ल्यूपी के लिए उतना बढ़िया होगा, लेकिन इक्विटी भी होना चाहिए ताकि हमें ग्रोथ भी मिल सके। 6 7% भी विड्रॉ कर ले तो बाकी 6 7% ग्रो हो सके, ऐसा फंड होना चाहिए। तो इन सब का मिक्स्ड यहाँ पे मैं बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास फंड हाउस आ जाता है जिसके 3 फंड्स एसडब्ल्यूपी के लिए बहुत बढ़िया हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में। और यहाँ पे 3 फंड्स जो कि काफी अच्छा है एसडब्ल्यूपी के लिए, वो हो जाते हैं आईसीआईसीआई का वैल्यू फंड, बेहतरीन फंड है, वॉलेटिलिटी कम रहती है, कम वॉलेटिलिटी के साथ भी परफॉर्मेंस अच्छी लॉन्ग टर्म में ये फंड दे पाता है। दूसरा, आईसीआईसीआई का एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, सेम लॉजिक, कम वॉलेटिलिटी के साथ अच्छी परफॉर्मेंस। एंड आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, कम वॉलेटिलिटी के साथ अच्छी परफॉर्मेंस। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में बाकी फंड्स एक तरफ और आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट और क्वांट का मल्टी एसेट एक तरफ, ऐसा फील होता है ये दोनों के रिटर्न्स। लेकिन आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट जो है वो ज्यादा वॉलेटिलिटी के मामले में स्टेबल है क्वांट के मल्टी एसेट से, इसलिए आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट ज्यादा बेटर सुटेबल हो जाता है एसडब्ल्यूपी के लिए। बाकी मल्टी एसेट है जो कि है ठीक है, वॉलेटिलिटी कम रहती है लेकिन उस टाइप की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो हमें तो भाई बैलेंस चाहिए, परफॉर्मेंस का भी और वॉलेटिलिटी का भी। एग्रेसिव हाइब्रिड सेम आईसीआईसीआई का बहुत बढ़िया हो जाता है। इसके अलावा क्वांट का भी एग्रेसिव हाइब्रिड है, या हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, एडलवाइज की बात करते हैं, कैनरा बैंक को, काफी एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में काफी सारे फंड्स हैं जो कि काफी बढ़िया कर रहे हैं वॉलेटिलिटी के मामले में भी, और रिटर्न्स ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन आईसीआईसीआई का है वॉलेटिलिटी भी कम है एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में और रिटर्न भी ज्यादा है। अगर और इस कैटेगरी में देखना हो फंड्स तो देख सकते हैं, लगभग इस कैटेगरी के फंड्स के अंदर में वॉलेटिलिटी कम ही रहती है, लेकिन रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी का बैलेंस हमें आईसीआईसीआई एग्रेसिव हाइब्रिड में ही मिलता है। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो एडलवाइज भी ठीक ठाक सा हमें करता हुआ दिखता है इस कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले ये 3 फंड जो है अगर एसडब्ल्यूपी करना हो तो मेरी चॉइस होंगी सुटेबल। अब देखिए, एसडब्ल्यूपी के लिए हम फंड्स कैसे चुन रहे हैं, ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बैलेंस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ग्रोथ पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम स्टेबिलिटी कम ढूंढते हैं, ग्रोथ ज्यादा ढूंढते हैं। क्लियर है? तो ये कमेंट मत करने लगना ना कि इसमें तो भाई रिटर्न बहुत कम मिलेंगे। तो रिटर्न कम मिलेंगे क्योंकि हम स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 फंड सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जो कि काफी अच्छा एसडब्ल्यूपी के लिए ऑप्शन हो जाते हैं। दूसरा, एचडीएफसी की तरफ से हम बात करेंगे एक म्यूचुअल फंड स्कीम जिसका अगर हमें एसडब्ल्यूपी करना हो तो डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहिए, और अगर मंथली खुद से विड्रॉ टैक्स स्लैब हमारा कम है तो आईडीसी ऑप्शन भी, आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन भी हम चूज कर सकते हैं। हम बात करें एचडीएफसी के बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में, ग्रोथ और कम वॉलेटिलिटी का अच्छा बैलेंस इस फंड में भी हमें मिल जाता है। बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी या फिर मैं बोलूं डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का ये फंड है, और बाकी सारे फंड एक तरफ, जैसे मैंने मल्टी एसेट के लिए बोला बाकी फंड एक तरफ, आईसीआईसीआई एक तरफ, वैसे ही डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी में बाकी फंड्स एक तरफ, और एचडीएफसी का डायनेमिक एसेट एलोकेशन जिसको हम एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से जानते हैं वो एक तरफ हो जाता है। अच्छा रिटर्न्स भी ठीक ठाक सब प्रोवाइड कर देता है लॉन्ग टर्म में, और जो वॉलेटिलिटी है वो भी इसके अंदर में कम रहती है। तो ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बैलेंस्ड अप्रोच लेकर ये फंड चलता है। तो 4 फंड तो ऐसे ही हो गए, आईसीआईसीआई का
3 फंड, एचडीएफसी का 1 फंड हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे 3 फंड्स की और हम बात करेंगे, और देखो ये सब फंड कैसे हैं जिनको सब जानते हैं, और ऐसा भी नहीं कि कोई मैं नया फंड हाउस का कोई फंड उठा के बता रहा हूं या कुछ ऐसा, बाकी भी है ऐसे फंड्स, लेकिन ये उनमें सबसे बेहतर है। आप सीधा जाके इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है या एसडब्ल्यूपी नहीं शुरू करनी है, आपको अपना रिसर्च करना है इसके ऊपर। आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो कि क्या खास बात है इसके अंदर। जो बैलेंस एडवांटेज फंड है एचडीएफसी का, इसके अंदर ये फंड क्या कर सकती है, ये चाहे तो 100% इक्विटी में रह सकती है, ये चाहे तो 100% डेट में रह सकती है, इसलिए इनके पास बढ़िया वॉलेटिलिटी के साथ ग्रोथ भी मिल जाती है। जो एग्रेसिव हाइब्रिड है आईसीआईसी का, वो 25% 30% तक डेट में चली जाती है कभी कभी, बाकी इक्विटी में रहती है, और वो भी अपना कम ज्यादा कर लेती है, लेकिन वहां पे एक मैंडेट है कि 25-30% तो डेट में रहना ही चाहिए। मल्टी एसेट आईसीआईसी का है, तो उसमें अंदर वॉलेटिलिटी इसलिए कम रहती है क्योंकि वहां पे भाई कभी गोल्ड, सिल्वर, डेट, इक्विटी सब मिला के इन्वेस्टमेंट होती है, तो इसके कारण वॉलेटिलिटी कम रहती है। और वैल्यू फंड तो भाई बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, इसलिए उसके अंदर वॉलेटिलिटी कम रहती है। तो वॉलेटिलिटी कम इसलिए रहती है क्योंकि इन फंड्स के मैंडेट वैसे हैं। अब इसके अंदर में अच्छा रिटर्न्स निकालने के लिए फंड हाउस को अच्छे फंड मैनेजर यहाँ पे अपॉइंट करने होते हैं, मतलब फंड मैनेजर अच्छे से काम कर पाते हैं, इसलिए इन फंड्स के अंदर अच्छे रिटर्न्स बन पाते हैं। चलिए 4 फंड्स हो चुके हैं हमारे पास। 5वां फंड हम यहाँ पे आएंगे, एक ऐसी कैटेगरी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन एसडब्ल्यूपी के लिए पसंद है। फोकस्ड कैटेगरी से हम लेंगे एसबीआई का फोकस्ड फंड। भाई चौंक गए होंगे ना सब लोग कि एसबीआई का, वो भी फोकस्ड फंड, क्यों? देखिए आज से 3 साल पहले 2021-22 के टाइम पीरियड में, 22 के बाद ये फंड खराब हो गया ना, तो 21-22 के टाइम पीरियड तक एसबीआई का फोकस्ड फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हुआ करता था। अगर आप पुराने इन्वेस्टर हो तो आपको पता होगा पहले, अगर आपने देखा होगा इस फंड को तो। लेकिन उसके बाद से फंड की परफॉर्मेंस खराब हुई बीच में, और अभी फंड फिर से ठीक ठाक सा अभी के टाइम पे कर रही है। तो देखिए ये जिन भी मैं फंड्स की बात कर रहा हूं अभी, आपको जब बुल मार्केट होगा ना तो ये फंड बहुत बुरे दिखेंगे, ये फंड्स उतना अच्छा करते हुए आपको नहीं दिखेंगे बाकी फंड्स के मुकाबले में। लेकिन जब बियर मार्केट आएगा तो ये फंड बहुत बढ़िया करते हुए दिखेंगे। और जब हम एसडब्ल्यूपी के लिए फंड सेलेक्ट करते हैं तो हमें ऐसे ही फंड चाहिए जो बियर मार्केट में हमको अच्छा करके दे। अब एसबीआई का फोकस्ड फंड हो जाता है। अगेन यहाँ पे भी इन्वेस्टिंग बहुत सोच समझ के और बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से इन्वेस्टिंग की जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि अराउंड 11-12% तक फॉरेन इक्विटीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होती है, जिस कारण से क्या होता है कि एक तो ये खुद से भी देखो, एक तो फोकस्ड कैटेगरी, तो बाय डिफॉल्ट इनको कोई मैंडेट नहीं है ऐसा, लेकिन क्योंकि 30 ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लार्ज कैप के अंदर ही इसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाती है, कंजर्वेटिव वैल्यू इन्वेस्टिंग हो जाती है, साथ में 10-12% तक फॉरेन इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो इस कारण से इनका जो वॉलेटिलिटी है पोर्टफोलियो के अंदर में, इनके फंड के अंदर में, वो काफी कम रहती है, तो इसका फायदा मिल जाता है। तो इस कारण से एसडब्ल्यूपी के लिए एसबीआई का फोकस्ड फंड इस कैटेगरी से काफी अच्छा फंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डीएसपी का वैल्यू फंड हो जाता है। सेम जो लॉजिक यहाँ पे लगता है एसबीआई फोकस्ड वाले में, वही लॉजिक वहां पे लगता है। अभी ये जो वैल्यू फंड है डीएसपी का, वो नया है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगी। आप लोग आगे भी चल के, जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मेरी है इसको लेकर, कि ये बुल मार्केट में बहुत बढ़िया नहीं कर पाएगा, लेकिन बियर मार्केट में ये पोर्टफोलियो को संभालेगा, और एसडब्ल्यूपी के लिए तो हमें ऐसा ही फंड चाहिए। सेम अगेन एक टाइम पे इसका जो पोर्टफोलियो का परसेंटेज एलोकेशन था वो 28-30% तक फॉरेन इक्विटी में था, लेकिन अभी कम हुआ है, और वही 15% के आसपास फॉरेन इक्विटी में इसका एलोकेशन है। तो एक तो वैल्यू बाइंग ये पहले से कर रहे हैं, लार्ज कैप की तरफ ज्यादा इनका टिंट रहता है, और साथ में फॉरेन इक्विटी का भी एक्सपोजर रहता है, तो इसके कारण पोर्टफोलियो अच्छा खासा बैलेंस्ड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पराग पारी का फ्लेक्सी कैप फंड आ जाता है। अगेन वैल्यू इन्वेस्टिंग के कारण है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, डीप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के अंदर होल्डिंग बनाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, 10-12% का फॉरेन होल्डिंग भी मिल जाता है। तो ये 7 यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्कीम्स की हमने बात करी है, और ये 7 की 7 जो स्कीम्स है वो हमें बुल मार्केट में बहुत बढ़िया रिटर्न्स नहीं बना के देती है, लेकिन बियर मार्केट में काफी अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और लॉन्ग टर्म में देखे, जैसे बुल बियर का साइकिल मिलाएं
5, 8, 10 साल का साइकिल मिला है, तो हमें एवरेज परफॉर्म करते हुए काफी अच्छी खासी स्टेबिलिटी के साथ ये फंड्स दिखते हैं। तो इनको आप फर्दर एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे फंड्स हैं जिनका 10, 12, 15% तक फॉरेन एक्सपोजर है, लेकिन उन फंड्स का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो हमें क्या है कि हमें सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, सिर्फ फॉरेन एलोकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ मल्टी एसेट वाला एलोकेशन नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि एलोकेशन भी ठीक हो, स्टेबिलिटी भी हो और रिटर्न्स एवरेज भी मिले तो ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया में ये 7-8 जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो काफी अच्छा बैठते हैं। आप अपनी राय इन सारे स्कीम्स के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। एनालिसिस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कभी मत करना। और ये सारी जो स्कीम्स हैं 6% to 7% तक भी अगर हम विड्रॉल कर लेते हैं ईयरली, 0.5% के आसपास अगर हम मेंटेन करते हैं मंथली विड्रॉल, तो कॉर्पस कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा इन स्कीम्स के अंदर से। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।